India Legal presents Courts Roundup. नए कृषि कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला किया है। इनमें एक अर्जी किसानों के प्रदर्शन से संबंधित भी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने इस दौरान टिप्पणी की है कि किसानों के प्रदर्शन के मामले में जमीनी स्तर पर कोई बेहतर स्थिति नहीं दिख रही। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच इस मामले में अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है। देखिए रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की अर्जी पर सोमवार यानी 11 जनवरी को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। सीजेआई एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश पीठ ने भी टिप्पणी की कि न्यायालय का उद्देश्य किसानों और सरकार के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करना और सुविधाजनक बनाना है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये गतिरोध समाप्त होगा। वहीं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि बातचीत जारी है और इस बातचीत की अच्छी संभावना बन रही है कि भविष्य में बातचीत का नतीजा निकल सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार और किसानों के बीच बेहतर वातावरण में बातचीत चल रही है और ऐसे में मामले की सुनवाई 8 जनवरी को न किया जाए बल्कि आगे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट एमएल शर्मा ने अर्जी दाखिल कर कृषि बिल को चुनौती दी है। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शर्मा ने अर्जी में कहा है कि केंद्र सरकार को संविधान के तहत कृषि संबंधित मामले में कानून बनाने का अख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में दाखिल तमाम अर्जी को साथ में सुनेंगे। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले से ही कृषि बिल के खिलाफ दाखिल याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि तमाम पेंडिंग मामले की सुनवाई साथ हो, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि स्थिति बेहतर नहीं हुआ है। न्यायालय ने अंततः मामले को 11 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया। विवादास्पद फार्मर कानूनों को चुनौती देने के अलावा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों को विरोध स्थलों से हटाने की याचिका पर भी सुन रहा है। उन याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन से जनता को असुविधा हो रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अवरुद्ध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ लव जिहाद के नाम पर बनाए गए कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। पीठ ने हालांकि उन कानूनों के प्रावधान को रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सीजेआई एस ए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की एक बेंच विशाल ठाकरे और अन्य और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लव जिहाद या धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में लव जिहाद कानून से जुड़े मसले पर सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उत्तराखंड सरकार को भी लव जिहाद से जुड़े कानूनों को लेकर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं में दोनों राज्यों के कानून को सम्मान से जीवन जीने और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन बताते हुए चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट अब इन अध्यादेशों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने का काम करेगा और यही कारण है कि राज्य सरकारों यूपी और उत्तराखंड को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा गया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि पहले से ही इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिस पर अदालत ने हाई कोर्ट न जाकर सीधे सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाने का कारण पूछा। प्रारंभ में पीठ याचिकाओं पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी और याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करने के लिए कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहले से ही कानून के खिलाफ चुनौती पर विचार कर रहा है। जनहित याचिका में कहा गया है कि लव जिहाद के नाम पर बनाए गए इन कानूनों को शून्य घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे संविधान के बुनियादी ढांचे को बिगाड़ते हैं।
जनहित याचिका में कहा गया है कि लव जिहाद के नाम पर बनाए गए इस कानून को शून्य घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे संविधान की मूल संरचना को भंग करते हैं। ये दलील दी गई है कि हमारे संविधान ने भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े समुदाय के अधिकार भी शामिल हैं। अदालत से प्रार्थना की गई है कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित अध्यादेश को प्रभावी न करने के लिए अध्यादेशों के प्रावधानों को संविधान के विपरीत होने का निर्देश या घोषणा करें। इसके अतिरिक्त याचिका में केंद्र और संबंधित राज्य को निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि वे लागू प्रावधानों अध्यादेशों को प्रभावी न करें और इसे वापस लें और विकल्प के तौर पर उक्त विधेयक को संशोधित करें। ब्यूरो रिपोर्ट। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने एजीआर बकाये के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम पर आरोप लगाया कि विभाग ने एजीआर बकाये के आंकड़ों में गड़बड़ी की है। डीओटी के मुताबिक एयरटेल पर करीब 44,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है, जबकि एयरटेल के मुताबिक बकाया केवल 13,004 करोड़ रुपए का ही है। एजीआर बकाये में अंतर का मामला केवल एयरटेल ही नहीं बल्कि वोडाफोन आइडिया का भी चल रहा है। माना जा रहा है कि एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया भी आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख कर सकती है। पहले से ही मुसीबत झेल रहे टेलीकॉम सेक्टर के लिए एजीआर का मामला गहराना अच्छा संकेत नहीं है। देखिए रिपोर्ट। एजीआर बकाया मामले में टेलीकम्युनिकेशन विभाग यानी कि डीओटी द्वारा एजीआर फीस के कैलकुलेशन में गलती और गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए भारतीय एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एयरटेल ने अपनी याचिका में कहा है कि टेलीकॉम विभाग ने एजीआर फीस के कैलकुलेशन में गलती की है और मांग की है कि कंपनी पर बकाया एजीआर ड्यूज को कम किया जाए। डीओटी के कैलकुलेशन के मुताबिक एयरटेल पर कुल 43,998 करोड़ रुपए का एजीआर ड्यूज था, जिसमें से कंपनी ने 18,004 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है और कंपनी पर अभी 25,985 करोड़ रुपए का बकाया है। लेकिन एयरटेल का कहना है कि उस पर केवल 13,004 करोड़ रुपए ही बाकी हैं। बिग एयरटेल का कहना है कि डीओटी ने एजीआर फीस के कैलकुलेशन में गड़बड़ी की है। एयरटेल ने कहा है कि 43,998 करोड़ रुपए में लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज दोनों शामिल हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो मामला गया था वो केवल लाइसेंस फीस का मामला था। इसमें स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्ज का मामला शामिल नहीं था। इसलिए इन दोनों को मिलाकर डीओटी ने गलत एजीआर ड्यूज कैलकुलेट किया। हालांकि एयरटेल की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब कब सुनवाई होगी, इसकी तिथि अभी निश्चित नहीं हुई है। इस मामले में एयरटेल के बाद उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी वोडाफोन आइडिया भी नई याचिका दायर कर सकती है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि वोडाफोन या तो एयरटेल की याचिका में एक पार्टी बन सकती है या सुप्रीम कोर्ट में अलग से याचिका दायर की जा सकती है। वहीं टेलीकॉम कंपनी डीओटी पर केवल कैलकुलेशन में गलती का आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर ड्यूज के मामले में टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए 10 साल में इंस्टॉलमेंट के आधार पर एजीआर ड्यूज का भुगतान करने का आदेश दिया था। साथ ही आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया पर 58,000 करोड़ रुपए एजीआर ड्यूज, जिसमें कंपनी ने 7,854 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। सुप्रीम कोर्ट टेलीकॉम कंपनियों को पहले ही अपना एजीआर बकाया चुकाने को कह चुकी है। वहीं कंपनियों की दलील है कि वो बकाया चुकाने को तैयार हैं, लेकिन बकाये की राशि में बड़ा अंतर मुसीबत का कारण बन रहा है। वहीं देश की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों पर एजीआर में बकाये का अंतर दिख रहा है। वहीं विभाग के मुताबिक इन पर ज्यादा बकाया है, जबकि ये दोनों कंपनियां सरकारी विभाग के आंकड़ों पर सवाल उठा रही हैं। लिहाजा मामला अब फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डकैती और हत्या के मामले में मृत्युदंड का सामना कर रहे एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 6 अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 396 और 412 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून की धारा 325 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया था। उनमें से एक दोषी हरिओम उर्फ हीरो के लिए फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी। उन लोगों पर एक महिला और 3 बच्चे, जिनमें से 2 नाबालिग थे, उनकी हत्या का आरोप था। अपील और डेथ रेफरेंस में हाई कोर्ट ने हरिओम का मृत्युदंड बरकरार रखा था और 2 अन्य अभियुक्तों की जेल की सजा बहाल रखी थी, जबकि अन्य 3 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था।
उसके बाद हरिओम सहित 3 दोषी व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने अपील की सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में छोटे बच्चे मृतका के सबसे छोटे बेटे की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं माना जा सकता, जो इस घटना के दौरान करीब 5 वर्ष का था। कोर्ट ने रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्यों की फिर से समीक्षा करने के बाद कहा कि बच्चे की गवाही में कुछ विसंगतियां या कमियां हैं। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त हरिओम को भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के तहत दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है और वो संदेह के लाभ का हकदार है। अन्य 2 अभियुक्त के बारे में बेंच ने कहा कि फिंगरप्रिंट के अलावा उनके खिलाफ रिकॉर्ड में कोई और साक्ष्य मौजूद नहीं है। कोर्ट ने अपील मंजूर करते हुए कहा, यदि हम ये मान भी लें कि मृतका के घर से लिए गए उंगलियों के निशान दोनों अभियुक्तों के थे, तो उसकी प्रामाणिकता साबित करने वाले साक्ष्यों के अभाव में उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है। अधिवक्ता आदर्श कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदर्श जी, डकैती और हत्या के मामले में मृत्युदंड का सामना कर रहे एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है, क्या है ये पूरा मामला? जी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपील की सुनवाई के दौरान कहा कि मृतक के सबसे छोटे बच्चे की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं माना जा सकता है, जो इस घटना के दौरान करीब 5 वर्ष का था। कोर्ट ने रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्यों को फिर से समीक्षा करने के बाद कहा कि बच्चे की गवाही में कुछ विसंगतियां हैं। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि हम यह मान भी लेते हैं कि अभियोजन पक्ष का गवाह उज्जवल अभियुक्त हरिओम का चेहरा पहचानता था और इस सत्य को भी मान लें कि घटना उसके घर के अंदर ही हुई थी, जाहिर है वो वहाँ स्वाभाविक तौर पर मौजूद होगा, लेकिन फिर भी मामले में क्या उज्जवल ने घटना को देखा था? रिकॉर्ड में दर्ज विसंगतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं कोर्ट ने अपील मंजूर करते हुए ये भी कहा, यदि हम यह मान भी ले कि मृतका के घर के लिए ये अंगुलियों के निशान दोनों अभियुक्तों के थे, तो उसकी प्रामाणिकता साबित करने के साक्ष्यों के अभाव में उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए ये अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं शीर्ष अदालत पिछले साल मार्च से कोविड-19 के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रही है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने 5 जनवरी के अपने एक आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे वर्चुअल कोर्ट सिस्टम में आ रही अक्षमताओं को लेकर हम अपनी परेशानी सामने रखना चाहते हैं, जबकि यही काम कर रही दिल्ली हाई कोर्ट के साथ ऐसा कोई समस्या नहीं आई है। जस्टिस कौल के अलावा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय वाली इस बेंच ने कहा कि हम कल से डिस्कनेक्शन, आवाज गूंजने जैसी समस्याएं झेल रहे हैं। वर्चुअल सुनवाइयों में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे सामने एक ही व्यक्ति कनेक्टेड हो। ज्यादा लाइसेंस लिए जाने की बात के बावजूद ये परेशानियां सामने आ रही है, जो समझ नहीं आ रहा है। हमें बस अपनी ही आवाज गूंजती हुई सुनाई नहीं दे रही। बेंच ने कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को इस मामले को देखने के निर्देश दिए हैं। बेंच ने कहा कि हमने सेक्रेटरी जनरल को इस मामले को देखने को कहा है, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट की कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस द्वारा 2020 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दायर आरोप पत्र की सॉफ्ट कॉपी जेल में सभी आरोपी व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आरोपी उमर खालिद द्वारा दिए गए एक आवेदन के बाद पारित किया। बिना किसी पक्षपात के इस आरोप के अभियुक्त को अभियोजन पक्ष द्वारा हार्ड कॉपी आपूर्ति की जानी चाहिए। खालिद ने जेल में उसी की सॉफ्ट कॉपी तक पहुंचने के लिए प्रार्थना की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से हाजिर हुए खालिद ने अदालत को बताया कि आरोप पत्र की अक्षमता निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन है। खालिद के लिए अपील करते हुए अधिवक्ता त्रिदीप पाइंस ने कहा कि उन्हें दिए गए 30 मिनट के कानूनी साक्षात्कार में चार्जशीट की सामग्री पर चर्चा करना संभव नहीं था, क्योंकि उनकी कानूनी रणनीति को प्राप्त करने में उसी समय का उपयोग किया जाना था। ये जोड़ा गया था कि चार्जशीट तक पहुंच की अनुमति देने में प्रभावी निर्देश भी मिलेंगे, और इस अनुरोध का विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने विरोध नहीं किया, जिन्होंने कहा कि सभी आरोपी व्यक्तियों के लिए सभी जेलों में समान व्यवस्था की जा सकती है। न्यायालय ने उल्लेख किया कि यद्यपि आरोप पत्र की एक प्रतिलिपि पहले ही सभी आरोपी व्यक्तियों के वकील को प्रदान कर दी गई है, खालिद द्वारा किए गए अनुरोध को सभी आरोपियों द्वारा उठाया गया था। अभियोजन पक्ष की आपत्तियों की अनुपस्थिति के मद्देनजर अदालत ने आदेश दिया। दिव्यांगना कालिता को छोड़कर उनके
उनके लिए पेन ड्राइव के रूप में ई चार्जशीट पहले ही प्रदान की जा चुकी है। सभी आरोपी व्यक्तियों को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी प्रदान की जाती है। सभी संबंधित जेल अधीक्षकों को जांच अधिकारी अभियोजन द्वारा पेन ड्राइव के रूप में चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी की आपूर्ति की जाए, जो चार्जशीट के अध्ययन के लिए सभी आरोपी व्यक्तियों के लिए सुलभ हो सकते हैं। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत अपराधों से संबंधित जमानत मामले में क्या जिला और सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाले आवेदनों को एकल न्यायाधीश बेंच या डिवीजन बेंच के समक्ष रखा जाना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एरी जगदीश चंदीरा ने हाल ही में 2 खंडों की एकल बेंचों द्वारा इस मुद्दे पर 2 परस्पर विरोधी आदेशों पर ध्यान देने पर एक बड़ी बेंच द्वारा आधिकारिक घोषणा के लिए इस प्रश्न का उल्लेख किया। एक और ये नोट किया गया कि न्यायमूर्ति पी राजमणिकम ने पिछले मई में एक आदेश पारित किया था। ये देखते हुए कि केवल यूएपीए मामले में सत्र न्यायालय के आदेशों के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय के समक्ष होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन पर 2 न्यायाधीश डिवीजन बेंच द्वारा सुनवाई की जाए। दूसरी ओर 2018 में न्यायमूर्ति एमवी मुरलीधरन ने फैसला सुनाया था कि यूएपीए मामले में जिला न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ दायर याचिका पर एकल न्यायाधीश खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जा सकती है। 2 परस्पर विरोधी विचारों को देखते हुए न्यायमूर्ति चंदीरा ने अब निम्नलिखित 2 प्रश्नों को आधिकारिक रूप से एक बड़ी बेंच द्वारा तय करने के लिए संदर्भित किया है, यानी कि क्या यूएपीए अधिनियम के विषय में जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ एक आवेदन को जमानत आवेदन या अपील के रूप में गिना जाएगा और क्या इसे एकल न्यायाधीश या इस न्यायालय की 2 न्यायाधीश पीठ के समक्ष पोस्ट किया जाना चाहिए। 73 वर्षीय महिला किसान प्रदर्शनकारी महेंद्र कौर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट भटिंडा में ये मुकदमा दायर किया है, जिसमें रानौत के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। दायर मुकदमे में कहा गया है कि कंगना से झूठा दावा करते हुए कहा गया कि वो 100 रुपए में प्रदर्शन के लिए उपलब्ध है। ये दावा किया गया है। शिकायतकर्ता एक किसान परिवार से संबंधित है और कृषि कानून के खिलाफ पहले दिन से ही प्रदर्शन पर बैठी है और उन्हें एक वृद्ध महिला होने के कारण बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ये कहा गया है कि कंगना रनौत द्वारा झूठे आरोप लगाए गए कि शिकायतकर्ता वास्तविक प्रदर्शनकारी नहीं है और विरोध प्रदर्शन के दौरान सहानुभूति हासिल करने के लिए उन्हें भुगतान किया गया और इससे उनकी प्रतिष्ठा को कम किया गया है और किसानों के विरोध का मजाक बनाया गया है। याचिका में कहा गया है शिकायतकर्ता को पहले उसके गांव और परिचितों द्वारा सम्मान के साथ देखा जाता था, लेकिन सोशल मीडिया पर आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठे अपमानजनक आरोपों और निंदनीय टिप्पणी के स्तर के कारण शिकायतकर्ता का सम्मान गिर गया है। आंदोलन में बैठे अन्य किसान जिन्होंने शिकायतकर्ता से ग्राम बहादुरगढ़ जंडियन में किसान यूनियन के अध्यक्ष के बारे में पूछताछ शुरू की और उन्होंने शिकायतकर्ता को ये कहते हुए वापस जाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया कि आरोपियों द्वारा गलत ट्वीट के कारण उनका आंदोलन विफल हो सकता है। इसमें शिकायतकर्ता को एक नकली महिला के रूप में संबोधित किया गया और भाड़े के आधार पर लाया गया, जो वास्तव में पूरी तरह से गलत आरोप है। शिकायतकर्ता ने इस प्रकार मजिस्ट्रेट कोर्ट से आईपीसी की धारा 499 और 500 यानी कि मानहानि के तहत रानौत के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश देने और रानौत की सीआरपीसी की धारा 357-357A के तहत उचित मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर हिंदू संत की समाधि का पुनर्निर्माण शुरू करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में हिंदू संत श्री परमहंस जी महाराज की ऐतिहासिक समाधि को स्थानीय लोगों की एक नाराज भीड़ ने ढहा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुलजार अहमद की अगुवाई में 3 सदस्यों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। पुलिस आईजी सनाउल्लाह अब्बासी और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्य सचिव डॉक्टर काजिम नियाज सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे। पुलिस के आईजी सनाउल्लाह अब्बासी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अब तक 92 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें एसपी और डीएसपी भी शामिल हैं और इस घटना को अंजाम देने वाले 109 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल के पास 100 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक मौलवी शरीफ ने भीड़ को हिंसा के लिए भड़काया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को निलंबित करना ही काफी नहीं है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.